तो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो यार, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था सेल इंजरी के बारे में। पहले हमने उसकी डेफिनेशन देखी, उसका थोड़ा सा ब्रीफ में पैथोजेनेसिस देखा, और मेन जो हमने देखा था वो देखा था ईटियोलॉजिकल एजेंट्स, क्या क्या कॉज हो सकते हैं हमारी सेल इंजरी के। तो देखो, आज की जो मैंने कल आपको बताया था कि सेल इंजरी दो टाइप की होती है। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। और ये ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी अपन देखते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी अपन देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में, ठीक है। देखो, तो रिवर्सिबल सेल इंजरी जो होती है वो, अगर अपन स्टिमुलस हटा देंगे, ठीक है। अगर किसी सेल पे कंटिन्यूस इंजरी जा रही है किसी एजेंट की वजह से, और अगर हम इसको बीच में हटा देंगे स्टिमुलस को, तो सेल नॉर्मल हो जाएगी। सेल एकदम नॉर्मल हो जाएगी, हील होके, फाइब्रोस होके, या फिर रीजनरेट होके, लेकिन सेल हमेशा नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन इरिवर्सिबल में क्या होता है, सेल कभी नॉर्मल नहीं हो पाती, ठीक है। इरिवर्सिबल में सेल कभी नॉर्मल नहीं हो पाती है। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी के तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सबसे पहला, जो इंजरी होती है वो रैपिड और शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। ये नहीं कि क्रॉनिक बहुत सालों तक चल रही है उसको इंजरी, ऐसा नहीं है। इसको रैपिड, बहुत कम समय के लिए इंजरी होती है, लेकिन थोड़ी सी, बहुत कम समय की और बहुत छोटी ड्यूरेशन की इंजरी होती है, ठीक है। रैपिड एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। देन सेल बिकेम नॉर्मल इफ स्टिमुलस इज रिमूव्ड। सेल नॉर्मल बन जाती है अगर हम स्टिमुलस रिमूव कर दें, मैंने अभी आपको ये समझाया था। और तीसरा, रैपिड डिस्ट्रोएशन ऑफ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। देखो, जैसे हमने रिमूव कर दिया हमारा स्टिमुलस, तो जो हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन था हमारी सेल का, वो नॉर्मल चालू हो जाता है। कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब भूल जाओ, ठीक है। बॉडी ऐसा बोलती है, सब भूल जाओ। देखो, तो ये एक पूरा इवेंट होता है, धीरे 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 करके बढ़ता है, ठीक है। सबसे पहले एक नॉर्मल सेल होगी, इंजरी होगी उसमें, वो रिवर्सिबल सेल इंजरी में जाएगा, और इंजरी बढ़ती रही, वो इरिवर्सिबल में जाएगा, और और बढ़ गई तो क्या होगा, सेल डेथ, ठीक है। तो अभी हम लोग बीच तक ही पहुंचे हैं, रिवर्सिबल सेल इंजरी तक। अभी अपन देखते हैं उसका पैथोजेनेसिस का चार्ट, ये मैंने खुद से बनाया है। इसको मैं आपको अच्छे से समझा दूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई लोग, इसको ज़रूर याद कर लेना। देखो, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो एटीपी नहीं बना, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो एटीपी नहीं बना, क्योंकि एटीपी बनाने के लिए ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है आपने। ग्लाइकोलिसिस के बाद हमने क्रेब साइकिल पढ़ी थी। तो ग्लाइकोलिसिस से दो एटीपी बनते हैं एनारोबिकली, और एरोबिकली कितने बनते हैं, 10 बनते हैं आई गेस। और फिर ये और NADPH वगैरह, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन वगैरह होके, इन द एंड बहुत ज़्यादा एटीपी बनते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ दो ही बन पाते हैं। तो डिक्रीज एटीपी प्रोडक्शन सबसे मेजर, एटीपी कम हुआ। अब एटीपी कम हुआ तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन बढ़ेगा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ये जो दो एटीपी बन रहे हैं भाई, कब से कुछ तो बनाऊं, सेल बोलेगी कुछ तो बनाओ भाई। तो ग्लूकोज का इस्तेमाल करके वो दो एटीपी ही बनाएगी पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में। अब उसने बनाया एनारोबिक रेस्पिरेशन की मदद से ग्लूको एटीपी। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो बाय प्रोडक्ट होता है वो होता है लैक्टिक एसिड। आप बायोकेमिस्ट्री याद करो, पायरुविक एसिड अगर एटी नहीं हो उसके पास ऑक्सीजन नहीं होता है, तो पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। तो वही लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो गया सेल में। रिलेट कर पा रहे हो ना, एटीपी कम हुआ, एनारोबिक रेस्पिरेशन बढ़ा, लैक्टिक एसिड जमा हो गया। अब लैक्टिक एसिड, एसिड क्या क्या होता है, उसका पीएच क्या होता है एसिड का, पीएच एसिड होता है एसिड का कम। तो पीएच हो गया हमारी सेल का कम, तो नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल पीएच होता है उससे कम हो गया हमारा पीएच सेल का। तो अब नॉर्मल पीएच कम हुआ, जिसकी वजह से हो जाती है न्यूक्लियर क्लम्पिंग। न्यूक्लियर क्लम्पिंग,
ठीक है, न्यूक्लियर क्लम्पिंग, इसको याद रखना पूरा, देखो इवेंट है पूरा, ठीक है। आपको एक एक मैंने अच्छे समझा, आपको लिखने में आराम से आप इजीली लिख लोगे, बस पहले समझ लो एक बार अच्छे से। अब देखो और क्या क्या होता है। अब एटीपी कम हुआ, एनर्जी कम हो गई, सेल के पास भैया यार एनर्जी ही नहीं बची, कैसे काम करेगा सेल यार। अब एनर्जी नहीं बची तो प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड कम हो गया, एनर्जी कम हुई तो फिर फॉस्फोलिपिड नहीं बना पाई। है देखो, हर चीज हर काम करने के लिए एनर्जी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब एनर्जी नहीं है तो फॉस्फोलिपिड नहीं बनेगा, फॉस्फोलिपिड नहीं बनेगा तो मेम्ब्रेन डैमेज होंगी, मेम्ब्रेन कैसे डैमेज होंगी। अब फॉस्फोलिपिड ही तो जाके मेम्ब्रेन में जुड़ता है, मेम्ब्रेन कैसे बनती है, ये दो और बीच में फॉस्फोलिपिड के बाई लेयर बनती है ना। अब फॉस्फोलिपिड ही नहीं है तो मेम्ब्रेन तो कमजोर बनेगी ही ना भैया, ठीक है। देन एनर्जी कम हुई तो और क्या क्या होगा, जो हमारे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप हैं वो फेल हो जाएंगे। अब वो फेल हो गए तो ये सेल है, सेल के अंदर ये पंप लगा हुआ है, तो ये 3 सोडियम को करता है बाहर और 2 पोटेशियम को करता है अंदर। अब इन द एंड क्या कर रहा है, नेट एक आयन को बाहर भेज रहा है, इसका मतलब ऑस्मोलैरिटी कम कर रहा है। अब आयंस कम कर रहा है सेल के अंदर, इसका मतलब वाटर कम कर रहा है, क्योंकि आयंस कहां जाते हैं। अब ऑस्मोलैरिटी कम कर रहा है तो इसका मतलब पानी कम कर रहा है सेल के अंदर, क्योंकि देखो पानी कहाँ जाता है, जहां आयंस होते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हमने पढ़ा था शायद 12th की केमिस्ट्री के सेकेंड या थर्ड चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर आई गेस। जहां पर जितना ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, उतना ज्यादा पानी आएगा। तो सोडियम के साथ हमेशा पानी अंदर आता है, तो देखो सोडियम बाहर आया तो पानी बाहर जाता है। अगर ये पंप फेल हुआ तो सोडियम यहीं रह जाएगा, जिसकी वजह से जो पानी है H2O वो सेल के अंदर घुसने लगेगा, ये ऐसे ऐसे घुस गया तो सेल हो जाएगी स्वेल, तो सेल स्वेलिंग हो गई पंप फेलियर होने की वजह से। दूसरा, हमारे यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम पंप्स प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम पंप्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में, लाइसोसोम, बहुत जगह कैल्शियम पंप्स प्रेजेंट होते हैं और प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब अगर डैमेज होंगे तो अंदर का जो कैल्शियम है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का कैल्शियम है वो बाहर निकल जाएगा, तो इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल जो हो गया इंक्रीज। देन अपन और आते हैं, एनर्जी कम हुई तो और क्या क्या होगा, रिड्यूस प्रोटीन। देखो अब ना फॉस्फोलिपिड बना, एनर्जी नहीं है ना भैया, कैसे बनाएंगे, तो ना फॉस्फोलिपिड बना ना प्रोटीन बन पाएगा। अब प्रोटीन बना नहीं, प्रोटीन नहीं बन पाया तो अब प्रोटीन नहीं बना पा रहे हैं, तो भैया जो मशीनरी है उसको ल्यूब्रिकेशन करके क्या करेंगे, उसको क्यों तेल पानी दें भाई, तो राइबोसोम भी डिटैच हो जाते हैं। प्रोटीन बनाने का काम किसका है, राइबोसोम का। आपने पढ़ा होगा ना 28S और ये सब यूनिट जितनी होती है वो सब ऐसे दो की बेंच जोड़ती है, mRNA निकलता है, बीच में कोडॉन वोडॉन आते हैं, ठीक है। तो अब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है तो हो गई राइबोसोम भी डिस्पर्स करा दो, तो राइबोसोम डिस्पर्स हो गए। तो अब यहां तक क्या क्या हुआ, आपने क्या क्या समझा। पहला, न्यूक्लियर क्लम्पिंग हुई। दूसरा, पहला न्यूक्लियर क्लम्पिंग, दूसरा क्या हुआ, मेम्ब्रेन डैमेज। तीसरा क्या हुआ, सेल स्वेलिंग। चौथा क्या हुआ, इंट्रासेलुलर कैल्शियम का लेवल बढ़ गया। पांचवा क्या हुआ, डिस्पर्स्ड राइबोसोम्स। तो ये होगा मेरे 5 फीचर्स, तो आपको ये पांचों याद करके रखने हैं। अब पांचों आपको याद करके रखने हैं, तो अब इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखो अब इस पॉइंट तक जहां तक ये काम हुआ है, यहां तक सेल्स इंजरी जो है रिवर्सिबल है, ठीक है। अगर अभी हमको ऑक्सीजन वापस मिल जाता है तो पंप चला देंगे, स्वेलिंग कम हो जाएगी, मेम्ब्रेन जो फॉस्फोलिपिड कम है और बढ़ा देंगे, तो अपन उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है, रिवर्सिबल है। तो हमने क्या क्या फीचर्स देखे आप खुद ही देखो, एटीपी कम हुए, मेम्ब्रेन डैमेज हुआ, क्यों हुआ था, क्योंकि फॉस्फोलिपिड नहीं बना पाया, प्रोटीन सिंथेसिस कम हुआ और इससे क्या हुआ, डिस्पर्स राइबोसोम हो गए, फेलियर ऑफ पंप हो गया और न्यूक्लियर क्लम्पिंग।
तो ये हमारे 5 मेजर फीचर्स हो गए, ठीक है। तो आपको ये तो लिखने ही लिखने हैं। मैं एक बार आपको फिर से याद कराता हूँ। 5 साइंस ऑफ रिवर्सिबल सर्जरी। पेन चेंज कर लेते हैं, ये हरा पेन अच्छा नहीं लग रहा है यार। ये करते हैं। पहला, न्यूक्लियर क्लम्पिंग। ठीक है, क्यों हुआ था? क्योंकि पीएच कम हो गया था। दूसरा, सेल स्वेलिंग। तीसरा, राइबोसोम्स डिस्पर्स्ड। चौथा, मेम्ब्रेन डैमेज। पांचवा, फेलियर ऑफ पंप्स, जिसकी वजह से इंक्रीज्ड कैल्शियम इन साइटोप्लाज्म। तो ये हमारे 5 कार्डिनल फीचर्स हो गए। इसको आपको याद रखना है। आप इसको मॉर्फोलॉजी में भी लिख सकते हो, लेकिन मॉर्फोलॉजी में आपको आगे अच्छे से बताऊंगा जब हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो यार ये हो गई हमारी रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो यार देखो, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इरिवर्सिबल इंजरी। नेक्स्ट वीडियो हम लोग ये पढ़ते हैं, देन पढ़ेंगे इसके बीच में डिफरेंस, और अपन लोग सेल इंजरी को कर देंगे। और देन पढ़ेंगे हम लोग इसके बीच का डिफरेंस। देन लोग तीसरा पढ़ेंगे ऑक्सीजन रिपरफ्यूजन इंजरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में आ सकता है, इसको ज़रूर पढ़ना। तो उसके बाद ये पढ़ने के बाद हम लोग कर देंगे सेल इंजरी को टाटा बाय बाय। पर जल्दी यहाँ से हटो बोल के हम लोग निकल जाएंगे। सर होप करता हूँ आपको ये पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई। देखो मैं कुछ नहीं मांग रहा, बस यही है। तब तक ले बाय बाय। अच्छा हाँ हाँ, एक मिनट। नोट्स, इंस्टा, टेली, ठीक है। सर्च करना मेड इट इजी बाय आशीष, ठीक है। ये सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, और वहाँ से आके आपको डाउनलोड करना होगा कर लेना। नहीं तो यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो यहाँ से भी ले सकते हो, जिस टाइम पे आपको पॉज करने का सही रहे। तब तक के तो यार मिलता हूँ मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले गुड बाय।